संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का निर्माण करता है। इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग भी होता है। यहां से निर्मित भोजन जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, जब वह माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाता है तो वहां पहुंचने पर इसका श्वसन होता है, इसका ऑक्सीकरण या इसका जारण होता है, जिससे कि ऊर्जा बनती है। जब यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा तभी निकलेगी जब हम लोग ऑक्सीजन को लें और इस ग्लूकोज का श्वसन हो। इस श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा बनती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को आवश्यकतानुसार पादप कोशिकाएं अपने अंदर रख भी सकती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, और आवश्यकता न होने पर रंध्रों के द्वारा कोशिका से बाहर भी निकाल सकती हैं। कोशिकाओं में केंद्रक होता है। यह केंद्रक कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं का अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करता है। यह केंद्रक इसीलिए नियंत्रण कक्ष कहलाता है। केंद्रक नियंत्रण कक्ष कहलाता है। इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो डीएनए इंजीनियर की तरह से कार्य करता है। वह आरएनए को आदेश देता है और आरएनए यही आदेश राइबोसोम के पास लेकर जाता है और प्रोटीन का निर्माण करवाता है। इस प्रकार से डीएनए इंजीनियर की तरह से व्यवहार करता है और आरएनए ठेकेदार या ओवरसियर की तरह से काम करता है। आरएनए केंद्रक या डीएनए के दूत के समान काम करता है। जो डीएनए बोलता है उसी सूचना को आरएनए ले जाकर के कोशिका द्रव में पहुंचाता है। चूंकि यहाँ पर जो डीएनए है डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से क्रियाओं को नियंत्रित नहीं कर रहा है, वह आरएनए को अपना माध्यम बना रहा है, आरएनए को भेज रहा है। बीच में आरएनए आ जा रहा है, डीएनए फिर आरएनए फिर कोशिकांगों के पास ये सूचना जारी है। इसीलिए हम कहते हैं कि केंद्रक अप्रत्यक्ष रूप से कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब हम सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। कोशावाद या कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी 1838 में मैथियस स्लीडन बॉटनिस्ट थे, वनस्पति शास्त्री, और 1839 में जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडोर श्वाब। दोनों ने कोशिका के बारे में बातें बताई या कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन दोनों के अनुसार चूंकि कोशिकाएं सभी सजीवों के शरीर का निर्माण करती हैं, अर्थात सजीवों के शरीर का संरचना बनाती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिकाएं सजीवों की संरचनात्मक इकाई हैं। कोशिकाएं
कोशिका सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। चूंकि सभी कार्य, सभी जैविक क्रिया कोशिका के अंदर ही होता है, इसीलिए हम कहेंगे कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की क्रियात्मक कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ होता है, चाहे वह डीएनए हो, चाहे वह आरएनए हो। यह आनुवंशिक पदार्थ कोशिकाओं के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, अर्थात वह माता पिता से संतति में या बच्चों में जाता है और जा करके संतति को वही लक्षण देता है जो माता पिता के लक्षण हैं। इसीलिए जो संतति होती है वह बिल्कुल माता पिता के समान होती है। हाथी का बच्चा हाथी के जैसा ही दिखता है, आम के बीज से उगा हुआ पौधा आम के पौधे के समान ही दिखता है। मनुष्य अपने समान संतति को ही पैदा करते हैं। तो कोशिकाओं में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, यही जब संतति में जाता है और वो भी कुछ कोशिकाओं के द्वारा, युग्मकों के द्वारा यह आनुवंशिक पदार्थ जाता है और जा करके माता पिता के लक्षणों को संतति में या पहली पीढ़ी से एक पीढ़ी से लक्षणों को, सूचनाओं को दूसरी पीढ़ी में, सेकेंड जनरेशन में पहुंचाता है। क्योंकि यह जो कार्य है या ये पदार्थ कोशिकाओं के अंदर है और कोशिकाओं के माध्यम से ही जा रहा है आनुवंशिक लक्षण, इसीलिए कोशिका को हम लोग आनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं। क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ कोशिका में ही होता है और संतति में या बच्चों में कोशिका के द्वारा ही यह आनुवंशिक पदार्थ पहुंचता है और संतति के जैविक क्रियाओं को, संतति के अभिकल्प को, संतति के बनावट को, उसके शरीर की डिजाइन को नियंत्रित करता है। इसलिए हम कहेंगे कोशिका आनुवंशिकता की भी इकाई है। कोशिका सन 1855 में रुडोल्फ वर्सो या बिरचाऊ एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि नई कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नई कोशिकाएं अपने आप ही बन जाएंगी। पहले से यदि कोई कोशिका होगी और उसमें विभाजन होगा तभी नई कोशिकाएं बन सकती हैं, वरना नहीं। इस प्रकार से कोशिकाओं में विभाजन होता है और नई कोशिकाएं बनती हैं। रुडोल्फ वर्सो या विरचाऊ, इन्होंने ये बताया नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान 1855 में रुडोल्फ वर्सो ने ये बताया नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं के विभाजन से मिल सकती हैं।
कोशिकाओं के विभाजन से ही मिल सकती हैं। इस नियम को हम आमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहते हैं, या कोशिका की वंश परंपरा का नियम, लॉ ऑफ सेल। आमनिस, इस नियम को हम कहते हैं आमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, आमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है, अभी आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है। मैं आपको बताऊं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन असूत्री प्रकार का होता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन समसूत्री हो सकता है या अर्धसूत्री हो सकता है। अब हम देखते हैं कोशिका संख्या। सेल नंबर, कोशिका संख्या, सेल नंबर। जीव कोई भी हो, उसके जीवन की शुरुआत एक ही कोशिका से होती है। हम मनुष्यों के जीवन की शुरुआत भी एक ही कोशिका जाइगोट से होती है। यदि कोई जीव एक ही कोशिका से अपना जीवन यापन कर लेता है, सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती हैं, अर्थात उस जीव के शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है, तो ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये होते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इनका जीवन यापन एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न हो जाता है। इनका शरीर एक ही कोशिका से निर्मित होता है। शरीर एक कोशिका से निर्मित। इनके जीवन की सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती हैं। इसका उदाहरण अमीबा है, पैरामीशियम, जुगलीना, जीवाणु है। दूसरी तरफ बहुकोशिकीय जीव, यदि जीव के शरीर में कोशिका विभाजन होता है और एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाती हैं, अर्थात उस जीव के शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, तो ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुकोशिकीय जी, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म।
तो ये जो जीव होते हैं इनके शरीर का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। हम जैसे मनुष्यों के शरीर में करीब करीब 1000 खरब कोशिकाएं हो सकती हैं। तो इनका शरीर अनेकों कोशिकाओं से निर्मित होता है। अनेकों कोशिकाओं से निर्मित, या हम कह सकते हैं कि इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।